हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज फॉर क्लास 10th। देखिए, ये जो लेक्चर होगा ये कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा हो, चाहे आप 11th या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। कोई भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकता है क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबके लिए सेम होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो लेक्चर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और ये मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको यहां से कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। तो क्लास 10th वाले के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हायर क्लासेस में आप जाएंगे, 11th-12th में जाएंगे, तो वहां पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपके लेवल में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन एकदम रहेगा ही रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से वो तमाम जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे मैं करा दूं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा लोवाइजर के लिए। देखिए, हालांकि क्लास 10th में लोवाइजर और प्रॉट्स आपका नहीं दिया है, तो आप उसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा। आपको डॉबरेनर्स, न्यूलैंड्स, मैंडलीफ और मॉडर्न, ये चारों आपको पढ़ना है, लेकिन बस 2-2 मिनट का है। मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को बनाने में कई सारे लोगों का योगदान है। मान लीजिए कि अगर हम इन लोगों को नहीं पढ़े, हो सकता है ये बुरा मान जाए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लोवाइजर से ही करेंगे। जो हमारी जरूरत की चीजें होंगी वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहां से, जो नहीं होंगी उसको हम छोड़ देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे यहां पे लोवाइजर क्लासिफिकेशन। लोवाइजर क्लासिफिकेशन। अब देखिए लोवाइजर ने क्या किया। लोवाइजर, चूंकि देखो उस समय क्या था, जब एलिमेंट्स को खोजे जा रहे थे, बहुत सारे एलिमेंट्स को ढूंढा जा चुका था, तो प्रॉब्लम यह आया कि एलिमेंट्स के उनके प्रॉपर्टी के बेस पे सजाना, जिससे कि आने वाले जनरेशन को एलिमेंट्स को स्टडी करना आसान हो जाए। सबसे बड़ा चैलेंज उस समय यही था कि जितने भी एलिमेंट्स उस समय खोजे जा रहे थे उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह था कि उन्हें एक प्रॉपर आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि उसको अरेंज करने का एक बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम आ गया कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट के साथ कई सारे प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होता था। तो ऐसा क्या किया जाए कि जिससे कि हम किसी एक एलिमेंट को अगर हम स्टडी कर लें तो उससे रिलेटेड या उससे मिलता जुलता जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप ही स्टडी हो जाए। तो ऐसा एक टेबल बनाया गया, ऐसा एक डिजाइन बनाया गया, क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड। तो ग्रुप्स और पीरियड के बेस पे हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन जो पीरियोडिक टेबल जो एक्चुअल में जो दिया गया था वो दिया गया था मैंडलीफ के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और मैंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था उसको मॉडिफाई करके मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, डिजाइन किया। तो हम लोग जो अडॉप्ट करते हैं, हम लोग जो आज के समय में पढ़ते हैं, वो हमारा है कौन सा, तो मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल, और उसका मॉडिफाइड वर्जन दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लेकिन आधार यहीं से रखा गया था। आप ध्यान रखिए, इसको छोड़ के नहीं चलना है, क्योंकि एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो तरीका था, आधार था, वो यही था आपका। और आधार ही अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आधार यहाँ पे इन लोगों ने रखा, और जो मेन आपका पीरियोडिक टेबल बनाया गया था वो मैंडलीफ के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसके मॉडिफिकेशन को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां बात करेंगे लोवाइजर के क्लासिफिकेशन की। तो देखिए, लोवाइजर ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया, इन्होंने बस एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। जैसे देखिए, ये हमारा मान लो एलिमेंट है, उस समय तो कई सारे एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे, है ना। अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास एलिमेंट्स जो हैं उस समय में, 18th सेंचुरी की बात बता रहा हूं आपको, उस समय लगभग 40 से ज्यादा एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे, है ना। तो उसमें क्या किया उन्होंने, लोवाइजर ने क्या किया कि एलिमेंट्स को 2 पार्ट में इन्होंने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। एक को इन्होंने बोल दिया मेटल और दूसरे को इन्होंने बोल दिया नॉन मेटल। नॉन मेटल्स मतलब कि एलिमेंट को 2 पार्ट में इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। अब मेटल को इन्होंने कहा कि मेटल आपका जो होता है वो हार्ड होता है, नॉन मेटल जो होता है वो सॉफ्ट होता है। मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है, देखिए ये आपका हार्ड होता है, ये आपका बेसिकली सॉफ्ट होता है, ठीक है। जनरली हार्ड होगा सॉलिड के फॉर्म में होता है, और नॉन मेटल आपका लिक्विड और गैस के फॉर्म में जनरली पाया जाता है।
उसके बाद इन्होंने बोला कि मेटल जो है होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, यानी कि इसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इन्होंने क्या बता दिया नॉन मेटल को कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल जैसे सपोज करो हमने सोडियम ले लिया, तो सोडियम आपका मेटल है, क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है और इसने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पे लॉस करेगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या हो जाएगा? 2+ हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बस यही बताया कि एलिमेंट्स को 2 पार्ट में आप क्लासिफाई करिए, एक हमारा मेटल बन जाएगा, एक हमारा नॉन मेटल बनेगा। 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, मेटल को हार्ड बता दिया, नॉन मेटल को सॉफ्ट, और भी चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको कुछ काम की चीजें मैं बताऊंगा। मेटल आपका हार्ड होता है, नॉन मेटल आपका सॉफ्ट होता है। मेटल के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव आएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव 2 आ जाएगा। और अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो जैसे हमारा क्लोरीन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl के ऊपर माइनस बनाएगा। तो देखिए इन सब का वैलेंसी आप चेक कर सकते हो। यहां पे जो वैलेंसी है आपका, वैलेंसी है दैट इज 1। अब देखिए सोडियम के लिए वैलेंसी हम क्या लिखेंगे? इसका वैलेंसी हम 1 लिखेंगे और इसका वैलेंसी हमारा 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है ना। तो जो भी एलिमेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को केमिकली वो इन्वॉल्व कराता है या केमिकल रिएक्शंस में जाते हैं, या जिसका कंबाइनिंग कैपेसिटी जितना भी होता है, जैसे सोडियम के लिए कंबाइनिंग कैपेसिटी की हम बात करें तो एक ही होता है, यानी कि सोडियम अपने एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करके केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो इसके लिए हमारा वैलेंसी 1 हो गया, मैग्नीशियम के लिए वैलेंसी 2 हो गया। तो इसी तरह से क्लोरीन के लिए वैलेंसी हमारा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे कितना आएगा? 2 माइनस आ जाएगा। तो बस इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर लिया, 2 पार्ट में किया, मेटल और नॉन मेटल। मेटल होता है हार्ड, नॉन मेटल होता है सॉफ्ट। मेटल होता है लॉस का इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाला, जैसे सोडियम मैग्नीशियम, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो आई होप बच्चों कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो भी चीजें हैं आप यहां समझते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट में। तो हमारा लोइजर का क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखिए, अब लोइजर में क्या हुआ, एक डिमेरिट आ गया। देखो अब इसका ड्रॉबैक सीखते हैं। ड्रॉबैक क्या था इसका ड्रॉबैक? तो देखिए इसके ड्रॉबैक में सबसे पहला जो आपका ड्रॉबैक था वो ये तब फेल कर गया जब मेटलॉइड का डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। तो देखिए आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स, he couldn't decide where मेटलॉइड शुड प्लेस। मतलब वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि मेटलॉइड को रखना कहां पे है ना, प्लेस, मेटलॉइड को रखना कहां है। अब देखो उन्होंने तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया, लेकिन मेटलॉइड के बारे में तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब है कि मेटलॉइड का जो पोजीशन है वो तो हमारा कहीं भी हो सकता है, ठीक है। मेटल की तरफ भी हो सकता है, नॉन मेटल की तरफ भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जिससे कि मेटलॉइड्स को एक सही जगह मिल पाए, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल ये दोनों का प्रॉपर्टी होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा कोई भी पोजीशन मेटलॉइड्स के लिए नहीं बनाया जिससे कि हम उसको प्रॉपर एक जगह पे रख सकें, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक्स तो और भी कई सारे होते हैं, लेकिन हमें उन्हें अभी जानना है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्राउड्स हाइपोथेसिस। देखो नेक्स्ट में हमारा है प्राउड्स हाइपोथेसिस। अब इसे समझिए, ठीक है। अब प्राउड्स हाइपोथेसिस में क्या बताया गया, देखिए प्राउड्स नाम के साइंटिस्ट ने ये एक एजम्पशन बनाया, एक चीज को एज्यूम किया इसने कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, देखो ऑल
एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इन्होंने क्या बता दिया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी हाइड्रोजन से बने हुए हैं। ठीक है, उन्होंने यहां पे ये कहा कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन के लिए जो एटॉमिक मास होता है ये 1 होता है। अब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हमें निकालना है, जैसे मान लो एटॉमिक मास हमें किसी भी एलिमेंट का निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास आपका किसी भी एलिमेंट का एक होल नंबर में होगा। जैसे मान लीजिए यहां पे हम n टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, मतलब एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी भी एलिमेंट का हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा, जो कि एक होल नंबर होगा। तो ध्यान में रखिएगा यहां पे n आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। तो सपोज करिए कि यहां पे प्रॉब्लम देखो, यहां पे क्या था कि जितने भी होल नंबर वाले एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स थे उनके लिए तो ये वैलिड कर गया, लेकिन ये कहना सही नहीं है कि हर एक एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। ठीक है, बहुत ऐसा नहीं, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है और बाकी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी नेचर सब कुछ अलग होता है। हाइड्रोजन के साथ हम उन सभी एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये तो एक इनका डिमेरिट हो गया। तो इन्होंने ऐसा एजम्पशन बनाया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हाइड्रोजन से बने हुए हैं, क्योंकि इनके लिए आसान था ये करना कि n हो गया हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा उसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन एटम का जो मास है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास फाइंड हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए प्रॉब्लम कहां पे आ रहा था, प्रॉब्लम कहां पे आ रहा था इनका ड्रॉबैक में, कि देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉबैक की। ठीक है, तो देखिए ड्रॉबैक में सबसे पहला, नो एवरी एलिमेंट पहला इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, मतलब सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से बना हुआ नहीं होता है। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग होता है और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रॉपर्टी आपका अलग होता है। कि हर एलिमेंट्स को इन्होंने कह दिया कि वो हाइड्रोजन के मास का मल्टीपल होता है, हाइड्रोजन से ही बना हुआ है। और दूसरा देखो, मान लीजिए यहां पे बाद में जब डिस्कवरी हुआ तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढे गए जिनका जो मास था वो फ्रैक्शनल आया। जैसे आपका हिज कॉन्सेप्ट वाज रिजेक्टेड फॉर एटम्स हैविंग फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, जैसे क्लोरीन के लिए, है ना, क्लोरीन के लिए आज के समय में हम पढ़ते हैं 35.5 इसका एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल होता है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट फेल कर गया, ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। और इन्होंने कहा कि हर एलिमेंट जो है हाइड्रोजन से बना हुआ है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट का प्रॉपर्टी अलग हो सकता है। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग है, बाकी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी अलग होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ पे हमने सीखा, लोवाइजर सीख लिया हमने, प्रॉड सीख लिया। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा हमें देखने की करने की जरूरत नहीं है, बस इसका एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन था जो मैंने आपको दे दिया है। अब हम बात करते हैं हमारा जो पढ़ना है। देखो क्लास 10th वाले जितने भी बच्चे हैं वो सब यहां से आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये डॉबरेनर्स ट्रेड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है ना, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब जो है कॉपी को आप अपने पास रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये लास्ट टाइम रिवीजन है आपका, 26 तारीख से आपका एग्जाम है, लास्ट टाइम रिवीजन है, इसको एक एक चीज को यहाँ पे नोट करेंगे आप, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं किसकी, डॉबरेनर्स ट्रेड की, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं डॉबरेनर्स ट्रेड की। डॉबरेनर्स ट्रेड की देखो सबसे पहले आप समझिए कि यहां पे ट्रेड क्या होता है, ठीक है। देखिए ट्रेड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3, है ना। पहले यहां पे ये समझना है कि ट्रेड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स
अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने क्या किया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, एक ग्रुप ये बनाया, ठीक है ना, एक हमारा ये ग्रुप हो गया, सही। दूसरा इन्होंने बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये हमारा हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एक हमारा ग्रुप हो गया। चलिए, दूसरा इन्होंने बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, एक हमारा ये ग्रुप उन्होंने बनाया। अब ऐसा क्यों, आखिर इन्हीं तीनों एलिमेंट का इन्होंने ग्रुप क्यों बनाया? तो देखिए, मैं आपको इसको समझाऊंगा कि आखिर यही 3 ग्रुप को क्यों उन्होंने लिया, मतलब ऐसे यही 3 एलिमेंट को क्यों लिया, ऐसे अरेंज क्यों किया है, ठीक है। और इतना ही नहीं है, ट्रेड भी और भी सारे ट्रेड्स होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड लिया है। अब ट्रेड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। देखिए, आपके पास यहाँ 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना, इसको हम एक ट्रेड कहेंगे, ठीक है। यहाँ भी देखिए 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना है, इसको हम ट्रेड कहेंगे। यहाँ भी 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना है, इसको हम लोग ट्रेड कहेंगे। तो ट्रेड समझ में आया, ट्रेड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इन सब का, चूंकि उस समय एटॉमिक मास पे ही काम चल रहा था, जो भी पीरियोडिक आपका क्लासिफिकेशन किया गया था वो मास के बेस पे ही किया गया था। तो यहां पे हम लिथियम का एटॉमिक मास लिखेंगे। लिथियम का एटॉमिक मास हमारा 7 होता है, इसका 23 होता है और इसका होता है 39। क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का 35.5। अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का अप्रोक्सीमेटली 80 के करीब होता है, और आयोडीन की बात करें तो ये हमारा 127 होता है। कैल्शियम की बात करें तो ये हमारा 40 होता है। स्ट्रोंशियम की बात करें तो 88.9 के करीब होता है, और बेरियम की बात करें तो 137 के करीब होता है। अब देखिए, अब डॉबरेनर्स ने क्या बोला, समझते हैं। डॉबरेनर्स ने कहा कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन 3 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया। Then if average of atomic mass of first and third element, average of atomic mass of first and third element अगर इक्वल हो जाए, if equal to the atomic mass of the middle element, then this will become the trade। यही हमारा एक ट्रेड बनेगा। मतलब ट्रेड तब बना है जब हमारा फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा, तभी ये ट्रेड बनाया गया। ऐसे नहीं कि पहले वो ट्रेड बना दिए और उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, नहीं, ट्रेड बनाया तब जब उन्होंने, देखो, उन्होंने रैंडमली बहुत सारे एलिमेंट्स को लिया, उनमें से 3-3 का ग्रुप, क्योंकि उस समय एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था, और आपको पता है साइंटिस्ट लोगों का जो दिमाग होता है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई सारे एलिमेंट्स में से 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप तैयार कर दिया और देखा, ग्रुप्स बनाया जो मैच कर गया, जिसका ये कॉन्सेप्ट मैच कर गया उनको, उनका एक उन्होंने ट्रेड बना दिया। जिनका कॉन्सेप्ट मैच नहीं किया उसका ट्रेड नहीं बनाया। तो कुछ एलिमेंट्स का जो है ना ट्रेड हमारा बना, ठीक है। तो इसमें क्या उन्होंने बोला है, इसमें क्या बोला उन्होंने कि देखो, if 3 elements, if 3 elements are arranged in order of increasing atomic mass, ठीक है ना। 3 elements are arranged in increasing atomic mass. The average of atomic mass of first and third element, ठीक है। If 3 elements are arranged in order of increasing atomic mass, the average of atomic mass of first and third elements will become equal to the atomic mass of middle
एलिमेंट। तो ट्रेड में इन्होंने क्या बोला कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अगर हम अरेंज करते हैं तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा अगर वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर हो गया तो ये हमारा एक ट्रेड बनेगा और इन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का प्रॉपर्टी मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सब आपके इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास, देखो ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ये तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया कि if three elements are arranged in order of increasing atomic mass, the average of the atomic mass of the first and third element will become equal to the atomic mass of the middle element. ये किसने कहा? ये कहा डॉबरेनर्स ने। तो डॉबरेनर्स का ट्रेड बना, उन्होंने ये बातें कही। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ गया कि ये जो ट्रेड है, देखो ये जो ट्रेड है आप देख करके देख सकते हैं, इसमें हम अभी निकालेंगे सोडियम का एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम यहां पे करेंगे क्या, इनका एवरेज निकालेंगे। तो देखो इनका एवरेज निकालेंगे 7 + 39 और डिवाइड कर देना है हम लोग को 2 से। तो कितना हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 2 दैट इज 23। तो आप बताओ क्या यहां पे 23 आ रहा है? क्या यहां पे बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर है? बिल्कुल एटॉमिक मास के बराबर है। इसलिए यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां पे लिथियम सोडियम पोटेशियम का हमारा एक ट्रेड तैयार हो गया। ठीक है, एक ट्रेड बन गया हमारा। ठीक है ना। उसी तरह से देखिए, उसी तरह से मैं आपसे बात करूं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो इन तीनों में यहां पे मैं आपको लिख रहा हूं। देखिए क्लोरीन के लिए हम लिखते हैं 35.5, आयोडीन के लिए लिखते हैं 127। इसको आप डिवाइड करिएगा, तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा आपका, आप करके देख सकते हैं 7 5 12 है ना, 3 2 5 और यहां पे 1 152.5 डिवाइड बाय क्या हो गया 2 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको 76 है ना, दैट इज 162। ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा हो गया 162.5 डिवाइड बाई 2। तो दिस इज 162.5 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे 2 8 16 2 1 2 81.25 के करीब। दैट इज अप्रोक्सीमेटली हमारा इक्वल है 80 का। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 80 का, मतलब ब्रोमीन के एटॉमिक मास पे अप्रोक्सीमेटली जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन तीनों का हम एक ट्रेड यहां पे बना सकते हैं। तो ये हमारे ट्रेड का लॉ हो गया। तीसरा अगर हम चेक करना चाहें, तीसरा चेक करना चाहें तो 40 + 137 डिवाइड बाई क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 7 4 3 7 और यहां पे 1 177 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा सोचो, 88.5 के करीब आएगा। आप देखिए करीब करीब जो है ना स्ट्रॉन्शियम के एटॉमिक मास के बराबर है ना, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ व्हाट, एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रॉन्शियम। तो ये एटॉमिक मास स्ट्रॉन्शियम के बराबर होता है। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। दिस इज योर एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रॉन्शियम। ठीक है ना, तो ये चीज आप यहां पे ध्यान रखिएगा। तो यहां पे मैंने आपको बताया डॉबरेनर्स का ट्रेड, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको इसका ड्रॉबैक बताता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसका लिमिटेशंस, ऑफ डॉबरेनर्स ट्रेड। देखिए हालांकि ये जो आपका ट्रेड था कुछ एलिमेंट्स तक ये वैलिड था,
सभी एलिमेंट्स का ट्रेड आप नहीं बना सकते हैं, सभी एलिमेंट्स का ट्रेड बनाना उस समय पॉसिबल नहीं था, कुछ एलिमेंट तक ही वैलिड था। तो यहाँ लिखेंगे ड्यू टू लिमिटेड एप्लीकेशन, ड्यू टू लिमिटेड एप्लीकेशन हिज ट्रेड was not applicable to all elements। उस समय जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए थे उन सब पे ये ट्रेड का जो नियम था वो एप्लीकेबल नहीं था, इसीलिए इनका जो कॉन्सेप्ट था वो लिमिटेड रहेगा। ठीक है, उनका जो कॉन्सेप्ट था लिमिटेड रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा फोर्थ नंबर। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो आइए हम लोग बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के ऊपर। देखिए नेक्स्ट हमारा है फोर्थ नंबर में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो देखिए सबसे पहले यहां पे ये समझना है कि ऑक्टेव क्या होता है। देखिए ऑक्टेव का मतलब होता है 8, ठीक है ना, ऑक्टेव का मतलब होता है 8। तो देखिए न्यूलैंड्स का जो आपका ऑक्टेव लॉ था ये बेस्ड ऑन म्यूजिकल नोट, ठीक है ना। जैसे इन्होंने कहा कि जिस तरह से म्यूजिकल नोट हमारा होता है 8 नोट्स है यहाँ पे, सा, रे, ग, म, प, ध, नी और फिर से आपका सा आ जाएगा ना। देखो मतलब कि पहला वाला जो सा है वो 8th वाले के साथ मैच कर रहा है। मतलब आप जैसे फर्स्ट वाले सा से स्टार्ट करेंगे तो इससे 8 देखिए फिर सा स्टार्ट हो जाएगा, नहीं सा रे ग म प ध नी फिर सा, ठीक है ना। 8 हो गया, सा रे ग म प ध नी सा। तो 8 हमारा जो म्यूजिकल नोट है तो सा रे ग म प ध नी सा आता है, मतलब 8 हमारा नोट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट का जो प्रॉपर्टी है वो 8th वाले के जैसा मैच कर रहा है। तो एलिमेंट्स में भी इन्होंने यही काम किया। तो देखिए एलिमेंट्स में इन्होंने क्या बोला कि जैसे उस समय जो एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे वो कौन से थे, जैसे देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर आप देखो यहाँ पे क्लोरीन के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना। चलिए यहां तक हो गया। अब देखिए हम तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो बेस्ड था म्यूजिकल नोट के ऊपर, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास देन प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट, ठीक है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा, जैसे यहां से आप उठा लो, ये हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब फर्स्ट का जो प्रॉपर्टी होगा वही 8th वाले नोट के बराबर होगा, 8 वाले नोट के प्रॉपर्टी के जैसा होगा। कहीं से भी आप उठा लीजिए, ट्रेड में आप कहीं से भी, सॉरी ऑक्टेव में कहीं से भी उठा लीजिए, बेरिलियम से उठाइए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा। उसी तरह से बोरन से उठाओ, यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो बोरन और एल्यूमिनियम जो है वो एक ही फैमिली से बिलोंग करेगा। तो याद रखिएगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में इन्होंने कहा कि जब भी एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their atomic mass, then properties of 8th element is similar to the properties of
फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, तो हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी, जितने भी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी होता है वो 8th वाले के जैसा ही होगा, मतलब 8th वाले पे जो भी एलिमेंट होगा उसके जैसा इसका प्रॉपर्टी होगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, देन प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट, एवरी यहां पे कर लेना, एवरी 8th एलिमेंट, ठीक है, एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा, एक चीज और, यहां कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि हमेशा फर्स्ट ही, ठीक है, तो फर्स्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे आप बेरिलियम को फर्स्ट मानेंगे, अगर आप लिथियम से कंपेयर कर रहे हैं, लिथियम से अगर आप देखना चाहते हैं तो ये फर्स्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, तो 8th हमारा सोडियम होगा, तो लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी एक जैसा होगा। ठीक है, आप यहां से देखिए हर एक 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी, हर एक 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी, एवरी 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी ये सिमिलर होगा किससे? फर्स्ट एलिमेंट से। हर एक 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा 8th एलिमेंट से। आप कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए, बोरॉन का देखिए फर्स्ट एलिमेंट है, इससे 8 चलिए, 8th वाला ये हो गया, तो 8th वाला का प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले के साथ मैच करेगा। तो इसी तरह से म्यूजिकल नोट में जिस तरह से सा का प्रॉपर्टी रिपीट हो जाता है हर एक 8th पोजीशन पे, उसी तरह से हर एक एलिमेंट के का जो प्रॉपर्टी होता है उसके 8th वाले के जैसा होता है और सिमिलर होता है, रिपीट करता है। ठीक है, तो ये हमारा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मैं इसके ड्रॉबैक्स को बताने वाला हूं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं इसका लिमिटेशंस। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, लिमिटेशंस देखते हैं। देखिए लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखिए, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या था कि जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे सजाते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके बाद आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर यहां आइए पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद तो नहीं है, तो एलिमेंट देखिए यहां पे क्या था कि उस समय तक कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स ही खोजे जा चुके थे। ठीक है, खोजे गए थे, लिमिटेड एलिमेंट्स खोजे गए थे, तो यहां पे इनका जो कॉन्सेप्ट था वो अप टू कैल्शियम तक ही वैलिड था। तो पहला इनका ड्रॉबैक जो था क्या था कि हिज कॉन्सेप्ट वाज वैलिड अप टू कैल्शियम। ध्यान दीजिएगा, अप टू कैल्शियम। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट्स आ रहे थे, जैसे देखिए मान लीजिए कैल्शियम आपका एटॉमिक अगर नंबर की हम बात करें तो 20 है, इसका आपका 21 है। ठीक है ना, तो अगर हम स्कैंडियम की बात करें, सॉरी यहां पे स्कैंडियम है, अगर हम स्कैंडियम की बात करते हैं तो स्कैंडियम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और आपको पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है आपका स्टार्ट होता है 3D सीरीज से, मतलब 3D सीरीज कॉन्सेप्ट वाज वैलिड अप टू कैल्शियम। ये कैल्शियम तक वैलिड था, क्योंकि आफ्टर कैल्शियम डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट एंड द प्रॉपर्टीज विल रिपीट आफ्टर 18 एलिमेंट्स, मतलब 18 एलिमेंट्स के बाद ही आपका प्रॉपर्टी यहां पर रिपीट करता है। ठीक है, दूसरा इनका कॉन्सेप्ट फेल करने का एक और सबसे बड़ा रीजन था डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। ध्यान दीजिएगा यहां पे, जैसे आपका जो इनर्ट गैस है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, तो देखिए इसका जो पोजीशन दिया गया वो दिया गया 0 ग्रुप। ठीक है, यहां पे 0 ग्रुप प्लेस कर दिया। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो 18th वाला है। तो जैसे ही इसका खोज हुआ, ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, फ्लोरीन है, देखो फ्लोरीन तो आपका 7th में है। ठीक है, और 8th वाले में क्या हुआ, यहां पे नियॉन, आर्गन,
ठीक है, क्रिप्टन, जेनॉन आना शुरू हो गया, जेनॉन आना यहाँ पे शुरू हो गया। मतलब जब ये इनर्ट गैस खोजा ना, तो अब लिथियम का प्रॉपर्टी देखो नियॉन के साथ मैच कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? कि लिथियम का प्रॉपर्टी अलग है और नियॉन आपका एक इनर्ट गैस है, ये अनरिएक्टिव होता है। ठीक है ना, तो लिथियम का अब प्रॉपर्टी 8th वाले पे नियॉन आ गया, क्योंकि नियॉन को प्लेस किया गया 8th वाले में। तो ध्यान में रखिएगा, लिथियम का प्रॉपर्टी अब नियॉन के साथ मैच नहीं करेगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट फेल कर गया, क्योंकि लिथियम का प्रॉपर्टी सोडियम के साथ मैच कर रहा था, लेकिन नियॉन ढूंढने के बाद, नियॉन के आने के बाद लिथियम से 9th वाले एलिमेंट पे, 9th वाले पोजीशन पे आपका सोडियम आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट तो 8th पे ही था कि फर्स्ट का प्रॉपर्टी 8th के साथ मिलेगा, लेकिन अब फर्स्ट का प्रॉपर्टी जो है वो 9th के साथ मैच कर रहा है। तो यहां पे ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि डिस्कवरी जब हुआ इनर्ट गैस का, तो क्या हुआ? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस made this concept fail। ठीक है, यहां पे ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। क्यों? कि डिस्कवरी होने के बाद, आफ्टर द डिस्कवरी द 8th एलिमेंट विल बी इनर्ट गैस। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे आफ्टर द discovery of inert gas the 8th element will be inert gas, जिसका प्रॉपर्टी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस द 8th एलिमेंट विल बी इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस ही आपका 8th एलिमेंट हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी कभी भी इसके साथ मैच नहीं कर सकता। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आ गया कि अब 8 का जो कॉन्सेप्ट था, ऑक्टेट का जो नियम था, वो यहाँ पे फेल कर गया, क्योंकि उसके बाद इनर्ट गैस तो बहुत बाद में खोजा गया ना। इनर्ट गैस तो पहले तो खोजा नहीं गया था, इनर्ट गैस जो है वो बहुत बाद में खोजा गया। तो इनर्ट गैस जब आया ना, इनका ऑक्टेट का जो नियम था वो फेल कर गया। लेकिन न्यूलैंड्स ने एक नींव रख दिया। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। देखो, अभी तक हम लोगों ने इतना सीख चुका है, हम लोगों ने इतना सीखा है, लोवाइजर, प्राउड्स, डॉर्बेनर्स, न्यूलैंड्स। अब हम बात करते हैं मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। देखो, यहां से हमारा जो टेबुलर फॉर्म है ये एग्जिस्टेंस में आता है। मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है, एक्चुअल में जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है वो यहीं से हम डिसाइड करते हैं, कैसे एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड में रखा जाता है। ठीक है, उनका प्रॉपर्टीज क्या है, किस ऑर्डर में वो उनके प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज करते हैं, ये सारा का सारा चीज हम मेंडलीफ और उसके मॉडिफाइड फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो देखिए, ये जो आपका 5 और 6 नंबर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज के समय में हम जो पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं, जो टेबुलर फॉर्म है वो हमारा मेंडलीफ का दिया हुआ है, जिसको मॉडिफाइड फॉर्म में हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम स्टडी करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें कहा गया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन, आर व्हाट, आर पीरियोडिक फंक्शन। ये वर्ड जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। कहने का मतलब है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स का होता है, ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब एक इंटरवल पे पीरियड्स, एक इंटरवल पे प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट करेगा। ठीक है, यानी एटॉमिक मास अगर इंक्रीज करेगा तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज करेगा, एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहां पे हम इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, in increasing order of their atomic mass, then at a regular interval,
द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीट्स, ठीक है ना, रिपीट करेगा। मतलब कहने का हुआ कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अगर हम सजा देते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल पे उनका प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, एक रेगुलर इंटरवल पे। अब ये इंटरवल क्या है वो हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे, लेकिन बस यहां पे इन्होंने ये कह दिया कि रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स का वो रिपीट करेगा, ठीक है। और जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, इसमें कुछ मैं की पॉइंट्स आपको बताऊंगा अभी। देखिए अगर कोई आपसे कहे कि ये बताओ कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, तो ये आप यहां लॉ का डेफिनेशन देंगे कि इन्होंने क्या नियम बनाया, पीरियोडिक टेबल को अगर हम स्टडी करते हैं उसके लिए क्या नियम है, क्या लॉज है, ये लॉ उन्होंने दिया। दूसरा कि ये इसका सिंप्लीफाइड आपका डेफिनेशन है कि हम एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे सजाते हैं तो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, एक रेगुलर इंटरवल पे उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होती है। अब हम बात करते हैं इसके की पॉइंट्स में, मतलब इनका जो पीरियोडिक टेबल था, इनका जो टेबुलर फॉर्म था जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, उसके बारे में हम अभी जानेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला यहां समझिए इनके की पॉइंट्स में कि इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे बेस्ड था ना, यानी कि हिज पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ध्यान रखिएगा यहां पे, ठीक है। इनका जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है ना। दूसरा टोटल 63 एलिमेंट्स were discovered at the time of Mendeleev, ठीक है ना। टोटल अगर देखा जाए मेंडलीफ के समय में 63 एलिमेंट्स को ढूंढा गया था, ठीक है। टोटल 63 एलिमेंट्स यहां पे ढूंढ लिया गया था। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं यहां पे कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स होता है। अब ग्रुप्स को कैसे रिप्रेजेंट किया इन्होंने, तो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट किया रोमन नंबर में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब कि 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट्स को इन्होंने कैटेगराइज किया, मतलब इन्होंने 8 ग्रुप तैयार किया अपने पीरियोडिक टेबल में, और 8 ग्रुप्स के अंदर उन्होंने सब डिवीजन भी कर दिया। मतलब कि हर एक ग्रुप जो है ना वो सब डिवाइडेड होगा ए और बी में। ध्यान रखिएगा, हर एक को आपने ए और बी में डिवाइड किया, लेकिन यहां पे नो सब डिवीजन, मतलब यहां पे कोई भी सब डिवीजन नहीं है। ध्यान रखिएगा, 8th वाले का कोई भी सब डिवीजन नहीं था। यह सवाल भी पूछा जाता है कि 8th वाले का सब डिवीजन नहीं है। यहाँ पे आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके निकल, प्लैटिनम, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, ये सब आपके 8 वाले ग्रुप में रखा गया था, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो कितने हैं आपके 8 ग्रुप्स होते हैं, 8 ग्रुप्स होते हैं। और ग्रुप्स को फिर आपका फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया ए और बी में, कि आपका जो सब ग्रुप ए है, देखो सब ग्रुप ए हैज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आज के जो हमारे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको प्लेस किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एस एंड पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स, इन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, या हम इन्हें कहते हैं और कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो याद रखिएगा कि एस एंड पी ब्लॉक को हमें एस और पी ब्लॉक जो है वो हमारा कहां पे है, तो ए वाले में। मतलब जो हमने ग्रुप्स को सब डिवाइड किया था उसमें हमारा जो
ए है ना, ए, इसमें हमारा एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स रहेंगे, यानी इनको हम लोग नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल को जो रिप्रेजेंट करेगा वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड इन सब ग्रुप डी, सब ग्रुप डी। ध्यान रखिएगा कि जो बी आपका सब ग्रुप है उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स को प्लेस किया गया था। तो ये हमारा ग्रुप्स का जो है वो हमने आपको बताया कि ग्रुप्स में क्या क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इनका पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक मास के आधार पे था। टोटल 63 एलिमेंट्स वे डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो 8 हमारे होता है। 1 से लेकर 8 तक हम रोमन नंबर में दिखाते हैं। हर एक ग्रुप्स को सब डिवाइड कर दिया गया है ए और बी में, ठीक है, लेकिन 8 का कोई भी सब डिवीजन नहीं होता है इसमें। जनरली क्वाइनेज मेटल इसमें होता है आपका, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे सब ग्रुप ए में आपका एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, जिनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं या हम उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहां रखा गया है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है सब ग्रुप बी में, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। देखिए देर आर टोटल 5 नंबर में, देर आर टोटल 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 8, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्रुप 8 में कितने एलिमेंट्स होते हैं तो आप बताएंगे यहाँ पे 9 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। टोटल आपके एलिमेंट्स हो गए 9। 6 नंबर पॉइंट में देखिए, 6 नंबर पॉइंट में अब यहाँ पे इनर्ट गैस की बात होती है। तो देखो मेंडलीव के समय में इनर्ट गैस को नहीं खोजा गया, याद रखिएगा। नो इनर्ट गैस were discovered at the time of Mendeleev, ठीक है ना। मेंडलीव के समय में कोई भी इनर्ट गैस वहां नहीं खोजा गया था। बाद में रामसे द्वारा इनर्ट गैस को स्टडी किया गया था, ढूंढा गया था, लेकिन मेंडलीव के समय में इनर्ट गैस ढूंढा नहीं गया था, क्योंकि आपको पता है कि इनर्ट गैस जो है वो 0 ग्रुप में रहता है। आज के समय में हम देखते हैं जो पीरियोडिक टेबल उसमें आपका 0 ग्रुप में आपका वो रहता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। 7 नंबर पॉइंट में आप याद रखिएगा कि देयर आर टोटल 7 पीरियड्स, ठीक है ना, 7 पीरियड्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। टोटल कितने आपके पीरियड्स होते हैं, तो 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, टोटल हमारा जो पीरियड होगा निकल कर आएगा वो 7 होगा। अब देखिए व्हाट इज ग्रुप एंड व्हाट इज पीरियड। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रुप्स की। तो देखिए ग्रुप्स जो होता है वो वर्टिकल कॉलम होता है, वर्टिकल कॉलम होता है, ठीक है। वर्टिकल कॉलम होता है, जैसे मान लो ये हमारा वर्टिकल कॉलम है, इसमें टॉप से लेकर बॉटम तक सारे एलिमेंट्स होते हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स प्लेस्ड इन ग्रुप, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये सबका प्रॉपर्टी एक जैसा होता है ना, तो उनको एक ही ग्रुप में प्लेस किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ग्रुप्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ प्लेस किया जाता है। अगर हम बात करें पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में क्या होता है, तो देखिए इसमें हमारा हॉरिजॉन्टल रो होता है, ठीक है ना। जैसे लेफ्ट से राइट जब भी कभी भी ऐसा लिखा रहे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट हमारा हो गया एस ब्लॉक के तरफ
ठीक है, राइट हमारा हो गया पी ब्लॉक की तरफ और बीच में हमारा होता है डी ब्लॉक, ठीक ना। तो हॉरिजॉन्टल जो रो है हमारा इस तरह से लेफ्ट से राइट हम जाते हैं तो ये हमारा कहलाता है पीरियड, ठीक है। तो याद रखिएगा पीरियड के केस में प्रॉपर्टी हमारा चेंज करता है, तो ध्यान में रखेंगे कि प्रॉपर्टीज विल चेंज, प्रॉपर्टीज विल चेंज इन पीरियड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने के वजह से हमारा जो पीरियड के अंदर प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्स के वो चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारा मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। टोटल हमारा कितने एलिमेंट्स होते हैं मेंडलीफ वाले में, तो 63 एलिमेंट्स को ढूंढा गया था, कोई भी इनर्ट गैस नहीं ढूंढा गया था। टोटल 8 ग्रुप्स को बनाया गया, 7 पीरियड्स बनाए गए, ग्रुप्स में सिमिलर एलिमेंट्स को रखा गया, पीरियड में जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी अलग है उनको रखा गया क्योंकि वहां कॉन्फ़िगरेशन आपका चेंज है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। मेरिट्स, सबसे पहला मेरिट आप देखिए स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। सबसे पहला हम मेरिट देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। तो याद रखिएगा कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, जिन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को बताया गया है, वो काफी इजी तरीके से समझाया गया है, ठीक है ना। तो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था वो बेसिकली एक टेबुलर फॉर्म में था, ठीक है ना, एक टेबुलर फॉर्म में था। जैसे यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये हमारा टेबल के फॉर्म में आपका इस तरह से बना होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें ग्रुप्स होते हैं, इसमें हमारे ग्रुप्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे हम एक और ग्रुप बना लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, एक ऐसे। टोटल हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। 8 को थोड़ा सा बड़ा कर दो क्योंकि इसमें 9 एलिमेंट्स होते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ग्रुप बनाया गया। उसी तरह से यहाँ पे हमारा पीरियड बनाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 पीरियड्स हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें देखिए टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, टोटल यहाँ पे 9 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें आपके 9 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरिट क्या था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का कि इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिकली अरेंज किया और जिससे ये फायदा हुआ कि एलिमेंट्स को स्टडी करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। सिस्टमैटिकली अरेंज करने से कोई भी चीज की स्टडी आसान हो जाती है। तो इन्होंने एक सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को या ग्रुप्स मेटल्स को या नॉन मेटल्स को एक ही ग्रुप में उन्होंने प्लेस किया। मतलब कहने का हुआ कि सिमिलर, देखो स्टडी क्यों आसान हो गया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, ठीक है ना। मतलब सेम ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया गया, जिससे कि हमारा जो एलिमेंट्स का स्टडी था वो काफी आसान हो चुका। पहला हमारा स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा देखिए, दूसरा जो सबसे बड़ा इनका मेरिट था वो था प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर एलिमेंट, प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर एलिमेंट्स।
काफी ये दूरदर्शी वाले सोच वाले व्यक्ति थे और इन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया था, कुछ जगह इन्होंने पीरियोडिक टेबल में छोड़ दिया, जगह छोड़ दिया, मतलब ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा, सपोज करो हमारे पास, सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं कि बोरन है, एल्यूमिनियम है, ये वैकेंट छोड़ दिया, ठीक है ना, यहाँ पे ये खाली रह गया। कार्बन है, सिलिकॉन है, ये हमारा खाली रह गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लीजिए बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे खाली छोड़ दिया। तो इस तरह से ये जो आपका स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ये इन्होंने वैकेंट बना दिया, ठीक है ना, वैकेंट कर दिया। और इनका ये मानना था कि अगर जिस पीरियोडिक फंक्शन के हिसाब से, जिस पीरियोडिक फंक्शन के बेस पे इन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, इनके एटॉमिक मास के बेस पे इनके प्रॉपर्टीज को हम अरेंज करते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से अगर कोई भी एलिमेंट यहां अगर ढूंढा जाएगा तो ये इन्हीं के जैसा होगा, मतलब इनका जो प्रॉपर्टी होगा उसी के जैसा यहां पे प्रॉपर्टी होगा। बात समझ में आ रही है सबको? तो यहां पे जो इन्होंने खाली स्पेस छोड़ा, ये सोच के छोड़ा कि जो भी एलिमेंट्स अगर ढूंढा जाएगा, अगर वो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर वो मैच कर जाए तो हम यहां पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका सेकंड वाले में है, सेकंड वाले का अपना एक प्रॉपर्टी होगा, ठीक है ना, थर्ड वाले का अपना एक प्रॉपर्टी होगा, फोर्थ वाले का अपना प्रॉपर्टी होगा। तो वो प्रॉपर्टी इन्होंने देखा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या किया, इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि अगर कोई भी एलिमेंट यहां अगर होगा तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा एक का मैग्नीशियम, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, ठीक है। तो यहाँ का जो भी एलिमेंट होगा उस समय उन्होंने कह दिया कि ये जो आपका होगा एक का सिलिकॉन होगा। और आज के समय में हम जानते हैं कि एक का सिलिकॉन यहाँ पे जर्मेनियम का नाम होता है, ठीक है ना, एक का सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम बन गया हमारा, ठीक है। अगर मान लो एल्यूमिनियम के नीचे अगर स्पेस उन्होंने छोड़ दिया तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा एक का एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एक का एल्यूमिनियम। मतलब यहाँ पे जो स्पेस छूट गया तो इस स्पेस पे जो भी एलिमेंट आएगा उनकी नजर में उनका नाम एक का से शुरू होगा, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का मैग्नीशियम, ऐसे करके उनका जो है वो नाम होगा। तो एक का एल्यूमिनियम है, बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो गैलियम का नाम हमारा एक का एल्यूमिनियम होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। एक का सिलिकॉन अगर है, उसका वो कौन सा एलिमेंट है जिसको एक का सिलिकॉन बोलते हैं, तो मैंडलीफ के समय में एक का सिलिकॉन बोला जाता था। लेकिन बाद में जो एलिमेंट्स ढूंढा गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया, वहां पे इसका नाम जर्मेनियम हो जाता है, ठीक है। बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि इन्होंने कुछ वैकेंट स्पेस को बनाया, वैकेंट स्पेस को जानबूझकर छोड़ दिया जिससे कि फ्यूचर एलिमेंट्स जो है उसके अंदर प्लेस किए जा सके, ठीक है। तो ही लेफ्ट, यहाँ लिखेंगे ही लेफ्ट 2 or 3 vacant spaces for future elements, ठीक है। जैसे आपका एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे बोरन, एल्यूमिनियम, यहां पे एक वैकेंट स्पेस रखा गया, कार्बन, सिलिकॉन, यहां पे एक वैकेंट स्पेस बना दिया गया, और यहां पे एल्यूमिनियम के नीचे का जो स्पेस है उसको बना दिया गया गैलियम, और इसका नाम हो गया यहाँ पे उन्होंने जो नाम रखा था वो होगा एक्का एल्यूमिनियम, ठीक है ना। ठीक है, सिलिकॉन के नीचे वाले का जो आपका आया वो जर्मेनियम आया था, अभी के समय में जर्मेनियम बोलते हैं, जर्मेनियम हो गया, इसका नाम रखा गया था उस समय एक्का सिलिकॉन। तो ये सब आप नाम याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा था मेरिट्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल, दिस इज द मेरिट्स। अब हम बात करते हैं इनका ड्रॉबैक्स कि क्या ड्रॉबैक रहा। तो पहले इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो फिर हम लोग ड्रॉबैक पे बात करते हैं। चलो कर लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग बात करें डिमेरिट्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल, है ना, डिमेरिट्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो देखिए डिमेरिट्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ध्यान से इसको समझेंगे। डिमेरिट्स है, सबसे पहला इनका जो डिमेरिट निकल कर आया वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। और ये समस्या तो आज तक बना हुआ है, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड,
याद रखिएगा हाइड्रोजन का जो पोजीशन था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड बाय मेंडलीफ, ठीक है। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो नेचर था, ठीक है, नेचर ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा यहां पे कि नेचर ऑफ हाइड्रोजन resembles with the nature of alkali metals as well as nature of halogens, ठीक है ना। मतलब हाइड्रोजन का जो नेचर था वो सिमिलर था एल्कली मेटल के नेचर से। कैसे? हाइड्रोजन भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है और ये आपका प्रोटॉन का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है ना। और सिमिलर टू एल्कली मेटल्स, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है और ये दोनों आपके यूनिवैलेंट होते हैं, यूनिवैलेंट आयंस का फॉर्मेशन करता है। आई बात समझ? ये दोनों यूनिवैलेंट आयंस का फॉर्मेशन कर सकता है, इसीलिए ऐसा देखा गया कि यहां हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ रखा जाए। और आपको ये भी मैं बता दूं कि इन दोनों का जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें, ठीक है। ये आपका 1s1 हो गया और ये आपका हो जाएगा 3s1, तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनको एक ही साथ एल्कली मेटल के साथ ही प्लेस करना ज्यादा सही रहेगा। तो इन्होंने हाइड्रोजन का सोचा कि हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल के साथ रखा जाए, लेकिन ऐसा भी देखा गया बाद में कि हाइड्रोजन का जो नेचर है वो अल्कली मेटल के साथ साथ हैलोजन के साथ भी मैच कर रहा था। तो जैसे देखिए मैंने कहा कि हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो H+ बनाता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और यहाँ पे हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन करता है, ये हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन करता है। तो आप जानते हो कि बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जैसे सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम MgH2, है ना, ये आपका मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया, इस तरह से कई सारे हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन जो है हाइड्रोजन करता है ना। तो हाइड्रोजन एक आपका ऐसा नेचर ये शो कर रहा है जो हैलोजन शो करता है, मतलब हैलोजन का ही नेचर शो कर रहा है। जैसे एग्जांपल क्लोरीन का ले लो, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और यहाँ पे Cl- का फॉर्मेशन करता है, दिस इज अ क्लोराइड आयन, ये आपका हो गया क्लोराइड आयन, है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज करो HCl का फॉर्मेशन कर लिया, नहीं तो HCl में क्या होगा, क्लोरीन पे -1 होगा, हाइड्रोजन पे +1 होगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है अपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से, उसी तरह से हाइड्रोजन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है टू कंप्लीट इट्स डुएट। तो यहाँ पे डुएट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो पोजीशन है ये अब कहाँ रखा जाए? क्या इसे हैलोजन के साथ प्लेस किया जाए, क्या इसे अल्कली मेटल के साथ प्लेस किया जाए? तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो फिक्स नहीं था अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ। दूसरा जो आपका सबसे बड़ा डिमेरिट निकल कर आया, दैट इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, देखिए आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है कि ये सेम एलिमेंट के दो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग होता है। जैसे यहाँ पे मान लो आपके पास एटम है, यहाँ पे एलिमेंट है, सपोज करो कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारा एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट के दो एटम होते हैं, मान लीजिए कि एक हमारा एटम A हो गया, दूसरा भी एटम हमारा A हो गया, ठीक है, दो एटम हो गए। लेकिन इस एटम का एटॉमिक नंबर, सपोज करो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमने लिख दिया A और A, दोनों A है, मतलब सेम एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे C और D इसका एटॉमिक मास है। तो देखिए एटॉमिक मास जो है ना यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो आपका सेम है। तो अगर किसी भी एलिमेंट के दो एटम्स या दो से अधिक एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अगर डिफरेंट हो तो फिर वो आइसोटोप्स कहलाते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, ठीक है ना। तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया कि चूंकि इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के बेस पे था और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे सजाया गया था। तो चूंकि आइसोटोप में एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, इसीलिए इन्होंने आइसोटोप का पोजीशन जो है वो डिफाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उनका ये मानना था कि यहाँ पे जो आइसोटोप्स है उनको अलग अलग पोजीशन दे दिया जाए।
तो यहां पे क्या हुआ कि डिफरेंट पोजीशंस आर एलोकेटेड, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स आर एलोकेटेड। ठीक है ना, याद रखिएगा यहां पे आइसोटोप्स के लिए जो पोजीशन दिया गया या एलोकेट किया गया वो अलग अलग किया गया इन सेम पीरियोडिक टेबल, जबकि आपको पता है कि वो सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, उनको एक जगह रखना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका पीरियोडिक टेबल जो बेस था वो एटॉमिक मास पे था, जो कि एटॉमिक मास आपका अलग है, इनका अलग अलग स्थान दे दिया गया है ना। लेकिन आज के समय में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनमें आइसोटोप्स जो आपके होते हैं वो एक ही जगह पे प्लेस किए जाते हैं, है ना। तो ये इनका एक डिमेरिट था। अच्छा, तीसरा एक सबसे बड़ा डिमेरिट निकल कर आया है इनका, तीसरा जो आपका है वो है एनामलस बिहेवियर, एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, एनामलस। अब ये एनामलस का मतलब क्या हुआ, तो देखो क्योंकि इनका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास पे सजाया गया था, लेकिन कहीं कहीं कुछ पेयर्स ऐसा देखा गया जहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के आधार पे एलिमेंट्स को सजाया गया था, ठीक है ना। और वो मैं आपको बताता हूं, जैसे एक हमारा आर्गन, ठीक है ना, एक हमारा पोटेशियम। तो इनके पीरियोडिक टेबल में आर्गन को पहले रखा गया, पोटेशियम को बाद में रखा गया। आज भी सही है, आज भी आर्गन को पहले रखा जाता है, 18 इसका एटॉमिक नंबर होता है, पोटेशियम का 19 होता है, तो आर्गन पहले रखा गया। लेकिन इसका जो एटॉमिक मास यहाँ पे है वो आपका 39.8 होता है, ठीक है ना, और सॉरी 39.9 होता है, और यहाँ पे होता है 39.1। आप क्या देख रहे हैं कि अगर एटॉमिक मास के बेस पे अगर हम इसको सजाते हैं तो हमें इसको पहले रखना चाहिए था और ये हमारा बाद में होना चाहिए था। लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल में आर्गन को पहले रखा गया, जबकि इसका मास आपका ज्यादा है और इसका मास आपका 39.1 है, मतलब 0.8 का भी अंतर है। तो हालांकि इसको पहले रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आर्गन को पहले रख दिया। ये इनका एक डिमेरिट था, जो कि एनामलस नेचर का ये पेयर था आपका। आई बात समझ में। कुछ और भी इन्होंने गलतियां की थी, जैसे कोबाल्ट और निकल। देखो कोबाल्ट का यहाँ पे था 58.9 और यहाँ पे 58.6, ये भी एक एनामलस पेयर मिला। मतलब एनामलस का मतलब होता है क्या, जिसमें कुछ अलग बिहेवियर शो करने का टेंडेंसी हो, अलग शो कर रहा है, मतलब अपने ग्रुप से हट कर कोई शो कर दे। जैसे लिथियम वाले फैमिली में लिथियम का नेचर बाकियों से बहुत अलग होता है, वो अलग तरह के प्रॉपर्टी को शो करते हैं। लिथियम का प्रॉपर्टी मैक्सिमम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ मिलता है। लिथियम का जो कंपाउंड्स होता है वो जनरली कोवेलेंट नेचर के होते हैं, है ना। लेकिन बाकी के जितने भी हैं वो सब आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक नेचर के होते हैं। इसलिए क्योंकि लिथियम का प्रॉपर्टी एनामलस होता है, एनामलस बिहेवियर होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं वो। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट का 58.9 है और निकल का कितना है, 58.6 है। तो कायदे से देखा जाए तो निकल पहले होना चाहिए था और कोबाल्ट बाद में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये पेयर आपका एनामलस है। यहाँ पे कोबाल्ट को इन्होंने पहले रख दिया और निकल को इन्होंने बाद में रख दिया। लेकिन इसको बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम करेक्ट भी करते हैं, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर पे इसको सजाएंगे ना तो ये करेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे एटॉमिक नंबर आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने का। तो ये हमारा हुआ एनामलस बिहेवियर कि एलिमेंट्स जो है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे हम सजाते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल पे उनकी प्रॉपर्टी रिपीट करती है। ये कहना था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। इनके कितने ग्रुप्स होते हैं, इनके ध्यान में रखेंगे 8 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। 8 ग्रुप का सब डिवीजन नहीं किया गया, बाकी का जो है वो सब डिवीजन किया। याद रखिएगा कि नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को उन्होंने सब ग्रुप ए में रखा है और डी एंड एफ ब्लॉक को उन्होंने सब ग्रुप बी में रखा है। तो ये बातें आप अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। देखिए, like elements placed in different groups, ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने क्या किया, कहीं कहीं पे ऐसा है कि यहाँ पे लाइक एलिमेंट एक जैसे एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस कर दिया। जैसे in some places similar
प्रॉपर्टीज एलिमेंट, प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है ना, डिफरेंट ग्रुप्स, ये प्लेस कर दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो यहाँ पे हमने प्लैटिनम ले लिया, ठीक है ना, तो देखिए प्लैटिनम का इन्होंने पोजीशन दे दिया 8 नंबर, मतलब 8th ग्रुप में इसने प्लेस कर दिया। और गोल्ड को देखो आपका यहाँ पे गोल्ड हुआ AU, इसको इन्होंने प्लेस कर दिया 1st के B में। और प्लैटिनम और गोल्ड का जो प्रॉपर्टी होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है ना, सिमिलर आपका होता है, लेकिन इनका पोजीशन अलग अलग ग्रुप्स में दे दिया। इसके बाद 5th नंबर में एक आपका और डिमेरिट यहां निकल कर आया कि जो आपके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अनलाइक एलिमेंट्स होते हैं, उनको इन्होंने सेम ग्रुप दे दिया। मतलब यहां लिखेंगे कि अनलाइक एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। तो ध्यान रखिएगा कि अनलाइक एलिमेंट्स जो है उनको उन्होंने सेम ग्रुप दे दिया, एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो देखिए एग्जांपल में जैसे मान लो हमारे पास एल्कली मेटल है, ठीक है ना, एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल को इन्होंने 1st के A में दे दिया। और देखिए कॉइनस मेटल को उन्होंने दे दिया 1B में, ठीक है। जैसे मान लो कॉपर AgAu, तो एक ही ग्रुप में देखो 1st ग्रुप का ही 2 सब ग्रुप है। एल्कली मेटल हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है ना। तो 1st ग्रुप में एल्कली मेटल दे दिया जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, आपको पता है ये आपका हाईली रिएक्टिव होता है। इसको इन्होंने 1st A में प्लेस कर दिया। और ये आपका बहुत ही लो रिएक्टिव है, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है आपका, ठीक है ना। और इन्हें हम कॉइनेज मेटल भी बोलते हैं। तो इन सबको इन्होंने दे दिया 1st का B। तो यहां पे देखिए कि सेम ग्रुप में इन्होंने 2 अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को उन्होंने प्लेस कर दिया। ये भी एक इनका सबसे बड़ा डिमेरिट था कि अनलाइक वाले एलिमेंट्स जितने भी थे उनको उन्होंने सेम ग्रुप दे दिया, और लाइक वाले जितने भी थे उनको मैक्सिमम जगह पे उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने क्या किया, डिफरेंट ग्रुप्स को दे दिया, ठीक है ना। तो इस चीज को आप